नमस्कार प्यारे साथियों। सातवाहन राजवंश हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने पिछले जो शासक थे वो पूरे पढ़ लिए थे। और आज की क्लास में हम जो है पढ़ेंगे सातवाहन कला को। ठीक है, तो सातवाहन कला बड़ी ही महत्वपूर्ण कला है। इसमें कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जिसमें स्तूप, विहार और चैत्य जो हैं ये ही प्रमुख रूप से आते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ सातवाहन कला और हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसमें अमरावती का स्तूप जो है बड़ा महत्वपूर्ण स्तूप है। ठीक है, तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ सातवाहन कला को। ठीक है, सातवाहन कला, सातवाहन कला को मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ और अब हम जो है सातवाहन कला पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सातवाहन कला में हम वही स्तूप, चैत्य और विहार पढ़ेंगे। स्तूप, चैत्य और विहार क्या होते हैं ये मैं आपको पिछली क्लासों में जब मैंने शुंग पढ़ाए थे तब, और अशोक यानी कि मौर्यकालीन जो कला पढ़ाई थी उसमें बढ़िया तरीके से मैं उनकी डेफिनेशन बता चुका हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे स्तूप, चैत्य, विहार की डेफिनेशन बताकर अपना समय जाया नहीं करूँगा और आप लोगों का भी समय जाया नहीं करूँगा। ठीक है, और हम सीधे चले आते हैं किस पे, इस सातवाहन कला की जो है विशेषताओं पर। तो विद्यार्थियों मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, विशेषताएं, बेसिक विशेषताएं जो थी उसकी बात मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक है, बेसिक विशेषताएं, और फिर हम जो है आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विशेषताओं में ये स्तूप कला की विशेषता हम ले सकते हैं। विशेषताएं किसकी? स्तूप कला की। ठीक है, पहले हम स्तूप को पढ़ेंगे। स्तूप कला की, स्तूप कला की जो विशेषताएं हैं वो हम ले सकते हैं। ठीक है, देखिए सातवाहन काल में जो स्तूप थे वो उनका निर्माण सातवाहन काल में ही प्रारंभ नहीं हुआ। लगभग अधिकांश का निर्माण जो है वो मौर्य काल में ही प्रारंभ हो चुका था। मौर्य सम्राट जो अशोक थे उनके काल में ही इसका निर्माण कार्य जो है प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया शुंग काल में, जो बताया कि शुंग कला तक आते आते जो महात्मा बुद्ध थे उनकी प्रतीक के रूप में ही पूजा होती थी, मूर्ति अभी तक नहीं बनी थी। यह बात आपको बढ़िया तरीके से पता होगी क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन इस काल में आकर पहली बार मानवाकार में और महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनेगी और पत्थर का प्रयोग किया जाएगा, है ना, अच्छे क्वालिटी के जो है श्वेत पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। उसमें महात्मा बुद्ध की मानवाकार आकृति में मूर्ति बनाई जाएगी। ठीक है, जिसमें जो है नति उन्नति का प्रयोग किया जाएगा। बेहतरीन जो है साज सज्जा होगी, है ना, मतलब नति उन्नति है, शरीर कसावट का प्रयोग है, छाया प्रकाश का प्रयोग है, ये सारे इस समय यहाँ पे किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, श्वेत पत्थर से मूर्ति बनाया जाना बहुत बड़ी विशेषता थी। ठीक है, तो श्वेत पत्थर से जो मूर्ति बनी, ये मूर्ति बौद्ध धर्म के जो है महायानी शाखा की विशेषता मानी जाती है। मैंने आपको हीनयान और महायान दोनों बढ़िया तरीके से बताए थे बौद्ध धर्म में। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप ज़रूर बौद्ध धर्म वाली क्लास को अपने इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। एक जगह पे सारी क्लासें मिल जाएंगी। करीब मैंने 14-15 घंटे में बौद्ध धर्म पूरा पढ़ाया था, आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं थी। इसके अलावा जो इस समय जो स्तंभ बनाए गए थे उनके शीर्ष पर गवाक्ष भी बनाए गए थे ना, गवाक्ष जो होते हैं वो बनाए गए थे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इन विशेषताओं को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम जो है आगे की चर्चा एक एक स्तूप को लेकर और एक एक कला को लेकर हम आगे करते जाएंगे। ठीक है, तो इन विशेषताओं, ये जो स्तूप कला थी सातवाहन काल की, उसकी प्रमुख विशेषताओं को बाद में यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके अलावा जो स्पेशली स्तूप की जो जो विशेषताएं रहेंगी, जैसे अमरावती का स्तूप है या नागार्जुन कोंडा का स्तूप है, भट्टिकोल का स्तूप है ना, या गुंडपले का स्तूप है, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी
उनको हम वहाँ स्तूपों में ही पढ़ेंगे ना, जिनकी पर्टिकुलर विशेषता है, और जो कॉमन विशेषता है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप कॉमन विशेषताओं को आप भी आपकी डायरी में ज़रूर नोट डाउन करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि एक नंबर पे लिख देता हूँ कि सातवाहन कला का जो निर्माण कार्य था, निर्माण कार्य मौर्य काल से ही चली आ रही कला के जो है भाग के रूप में था ये ना। मतलब इस काल की जो कला थी वो अशोक के समय से ही चली आ रही थी ना, स्तूप कला की बात कर रहा हूँ मैं ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सातवाहन कला का निर्माण कार्य जो है इसको थोड़ा सा भाषा देकर हम मैं लिखना चाहूँगा, थोड़ा सा जो है मैं दूसरी तरीके से लिखना चाह रहा था, इसको मैं मिटा रहा हूँ ना। दूसरी तरीके से लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे कि स्तूप कला मौर्य काल से ही चल रही थी है ना। वैसे आपको पता होगा स्तूप शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वो ऋग्वेद में मिलता है ना, ऋग्वेद में मिलता है स्तूप शब्द का पहली बार प्रयोग, ये बात ध्यान रखना। लेकिन स्तूपों के निर्माण का जो काम था वो हमारे यहाँ पे मौर्य काल से ही चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाया था सातवाहन काल में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सातवाहन काल में ये जो कला थी ये और विकसित हुई थी ना। स्तूप कला मौर्य काल से ही चली आ रही थी या चल रही थी। सातवाहन काल में यह कला और विकसित हुई है ना, और विकसित हुई। ठीक है, सातवाहन काल में यह कला और विकसित हुई। एक विशेषता तो ये थी, विशेषता तो क्या ही है, ये तो एक बेसिक सा फैक्ट है जो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं बात करूं इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, उसमें सबसे बड़ी विशेषता कि इस समय बुद्ध की जो है मानवाकार मूर्ति बनाई गई और श्वेत पत्थर का प्रयोग करके मूर्तियां बनाई गई है ना। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा श्वेत पत्थर से श्वेत पत्थर की मूर्तियां बनाई जाने लगी श्वेत पत्थर की मूर्तियां बनाई जाने लगी। महात्मा बुद्ध की मैं यहाँ पे लिखता हूँ श्वेत पत्थर की मूर्तियां बनाई जाने लगी है ना, इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी ये। और इसमें चलो इसी को मैं और आगे बढ़ाता हूँ, इसमें जिसमें छाया प्रकाश का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, ये चित्रकार ही समझते हैं, मूर्तिकार समझते हैं छाया प्रकाश का प्रयोग क्या होता है। आप जानते हो तो अपने स्तर पर देख लेना, मुझे इस बारे में ज़्यादा डिटेल से जानकारी नहीं है कि छाया प्रकाश का प्रयोग क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से यही होगा कि एक मूर्ति में भी कहाँ पे उनको उजाला दिखाना है, कहाँ पे छाया दिखानी है, मतलब ब्राइटनेस कहाँ बढ़ानी है, सैचुरेशन कहाँ बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो कहाँ बढ़ाना है, उसकी विग्निटी कितनी रखनी है, वो सारी चीज़ जो दिखाई जाती है ना, वो सब उसी को छाया प्रकाश बोलते हैं। क्योंकि ये हिंदी का शब्द है, दरअसल ये हमारी प्रॉब्लम रहती है कि अब हम ये तो जानते हैं कि रेजुलेशन क्या होता है, विग्निटी क्या होती है ना, सैचुरेशन क्या होता है। अब ये अंग्रेजी में तो पता है किस फोटो में किसको कितना बढ़ाना है, किसको कम करना है, कब अच्छी लगेगी, ये तो पता है, लेकिन हिंदी का पता नहीं है ना कि छाया प्रकाश का प्रयोग, लेकिन होता वही है उसमें ना, मतलब विग्निटी, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट और जो है ब्राइटनेस, लाइट और टेम्परेचर, ये सब कम ज़्यादा करने की चीज़ें जो होती हैं वही इसमें आता है ना। टेम्परेचर का तो प्रकाश से होगा ही सीधा, जैसा मैंने अभी बताया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें थी। इसके अलावा इसमें और क्या था
शरीर कसावट का प्रयोग है ना, शरीर कसावट है ना, व नति उन्नति का प्रयोग, नति उन्नति का प्रयोग, नति उन्नति का प्रयोग किया जाने लगा, किया जाने, नति उन्नति का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, नति उन्नति का प्रयोग किया जाने लगा, है ना। और 4 नंबर पे मैं लिखूंगा कि पहली बार महात्मा, पहली बार महात्मा बुद्ध की मानवाकार मूर्ति बनाई गई। ये जो मूर्ति थी ये महायान से संबंधित थी, ध्यान रखना है ना, महायान से संबंधित। ठीक है, महायान से संबंधित। इससे पहले सिर्फ महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्हों की ही पूजा की जाती थी। ये बात आपको पता होगा, पता होगी, मैंने पहले आपको खूब बढ़ाया है ना। इससे पूर्व महात्मा बुद्ध की, इससे पूर्व महात्मा बुद्ध की प्रतीक रूप में पूजा होती थी, है ना, प्रतीक रूप में पूजा होती थी। ठीक है, प्रतीक रूप में पूजा होती थी। यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, इससे पूर्व प्रतीक रूप में जो पूजा होती थी वो करते हैं हीनयानी। ठीक है, प्रतीक रूप में पूजा कौन करते हैं? हीनयानी। और मूर्ति के रूप में महात्मा बुद्ध की पूजा जो की वो महायानियों ने की थी। यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इस समय जो स्तंभ जो बनाए गए थे, स्तंभ, उनके ऊपर गवाक्ष भी बनाए गए थे। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं एक 5वीं विशेषता के रूप में यहाँ पे लिख देता हूँ, स्तंभों के ऊपर गवाक्ष बनाए गए, है ना, बनाए गए। ठीक है, स्तंभों के ऊपर गवाक्ष बनाए गए। तो ये कुछ बेसिक विशेषताएं थी सातवाहन काल के जो स्तूप थे उनकी। ठीक है, और अब हम आगे बात करें, अब इस समय के स्तूप कौन कौन से थे, इस समय के प्रमुख स्तूप, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सातवाहन कालीन प्रमुख स्तूप। ठीक है, सातवाहन कालीन प्रमुख स्तूप में विद्यार्थियों यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ नाम, तो सबसे बड़ा नाम अमरावती स्तूप का आता है। अमरावती स्तूप, इसकी ढेर सारी विशेषताएं हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे इसको। और ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गुंटूर आंध्र प्रदेश, है ना, AP लिख रहा हूँ, आंध्र प्रदेश। दूसरा नागार्जुन कोंडा का स्तूप, है ना, नागार्जुन कोंडा का स्तूप। ठीक है, नागार्जुन कोंडा का स्तूप ये है गुंटूर आंध्र प्रदेश में भी, गुंटूर आंध्र प्रदेश। ठीक है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में ये है। ठीक है, तो ये प्रमुख 2 स्तूप थे। इसमें अमरावती का स्तूप ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुंटूर स्तूप की खासा विशेषताएं हैं नहीं। लैंगहर्स्ट ने इसको जो है 1926 में और खोजा था। ठीक है, सबसे पहले, और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो इक्ष्वाकु वंश की जो रानियां थी उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसके निर्माण करने के लिए एक नवकार्मिक नाम का एक जो है एक पद का गठन किया था ना, नवकार्मिक पद का गठन किया था। ठीक है, और कुलक नाम से एक विहार है जो इसी के पास में ही मिलता है। कुलक और एक सिंघल नाम से भी है ना, कुलक और सिंघल नाम के विहार इसके पास में है। इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा
कि निर्माण कार्य जो करवाया, निर्माण वो करवाया था इक्ष्वाकु वंश की रानियों द्वारा, है ना। इक्ष्वाकु वंश की रानियों द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश की रानियों द्वारा करवाया गया। नंबर दो की मैं बात करूं तो इसको जो खोजा था, इसने खोजा, लैंगहर्स्ट ने खोजा था, लैंगहर्स्ट ने खोजा था, सॉरी, लैंगहर्स्ट ने खोजा था 1926 में खोजा गया था, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है, नागार्जुन कोंडा का स्तूप, इसके निर्माण के समय एक पद का गठन किया गया था ना। इसके निर्माण के समय नव कार्मिक का पद गठित किया गया था, ठीक है। नव कार्मिक का पद गठित किया गया, नव कार्मिक का पद गठित किया गया, है ना। और कुलक व सिंघल नामक विहार जो है इसके पास में स्थित है, यह बात और ध्यान रखनी है। कुलक व सिंघल स्तूप इसके पास में है, सॉरी विहार है ये। कुलक व सिंघल विहार जो हैं वो इसके पास में ही है ना। कुलक व सिंघल विहार इसके पास हैं, ठीक है। कुलक व सिंघल विहार जो है वो इसी के पास में है। तो इस प्रकार से नागार्जुन कोंडा का स्तूप की बात मैंने यहाँ पे कर ली है। अमरावती स्तूप की बात मैं डिटेल्ड रूप से करूँगा अगले पेज पर, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। और मैं जो है सीधा आता हूँ अगले पेज पर विद्यार्थियों। काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सूचना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इक्ष्वाकु वंश की रानियों द्वारा बनवाया गया था, बाकी तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नागार्जुन कोंडा का स्तूप कहाँ है या किस काल में बनवाया गया था, इतना सवाल पूछा जाता है। डिटेल में नहीं पूछेंगे तो मैक्सिमम इसका निर्माण किसने करवाया था, इक्ष्वाकु वंश की रानियों ने, जबकि है किसका, सातवाहन काल का है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। क्योंकि नागार्जुन कोंडा है आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, अधिकतर लोग सातवाहन वंश की तरफ चले जाएंगे, जिसका निर्माण सातवाहनों ने करवाया था। तो लेकिन सातवाहन काल के बाद इसका ये वंश आया था, आपको पता होगा, सॉरी, तो उन्होंने इसका निर्माण जो है ये करवाया था। ये थोड़ा सा काम को ध्यान में रखना है ना। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम आते हैं अमरावती स्तूप के ऊपर, उसका निर्माण कब हुआ था और बाद में उसकी कुछ विशेषताएं भी हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ये मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और अब हम आगे की चर्चा करने वाले हैं। आपको बढ़िया तरीके से इतिहास समझ में आ रहा होगा, आप जी रहे होंगे इतिहास को, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप का निर्माण, अमरावती स्तूप का निर्माण ये हम पढ़ेंगे साथियों। अमरावती स्तूप का निर्माण, तो देखिए अमरावती स्तूप का जो निर्माण हुआ था प्यारे साथियों, वो कुल 4 चरणों में हुआ था, सॉरी 4 चरणों में इसका निर्माण हुआ था। और 200 ईसा पूर्व से 250 एडी तक इसका निर्माण, कुल 450 साल का समय लगा। 450 साल में 4 चरण में इसका निर्माण कार्य जो है पूरा हुआ था, ठीक है। आप अनुमान लगा सकते हैं 450 साल तक अमरावती स्तूप का निर्माण कार्य चला था, है ना। तो यह बात मैं आप लिखना चाहूँगा कि इस स्तूप का निर्माण, इस स्तूप का निर्माण कार्य 4 चरणों में 200 BC से 250 AD के मध्य
हुआ, ठीक है, जो कि निम्नलिखित, जो कि निम्न तरह से हुआ, ठीक है, निम्न तरह से हुआ, ठीक है। हम इसका बखान यहाँ पे कर देते हैं, निम्न तरह से हुआ, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, एक एक जो चरण है उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। जो पहला चरण है वो 200 बीसी से और 100 बीसी का है, और इसमें केवल हीन यानियों, सॉरी, शुरुआत में केवल इसमें प्रतीक पूजा ही होती थी ना, प्रतीकों का ही निर्माण हो पाया था एक तरीके से, ठीक है। हीन यानियों से संबंधित जो है प्रतीक पूजा वही होती थी, प्रतीक चिन्हों का ही चित्रण यहाँ पर किया गया था। और फिर दूसरे चरण में जो है हीन यानी और महायानी दोनों का आ गया था, मतलब प्रतीक पूजा के साथ साथ में मानव की मूर्तियां भी बनाई जाने लगी। फिर तीसरे चरण में सातवाहन काल में इसका निर्माण हुआ, और जो इसका जो चरम पॉइंट था एक तरीके से सर्वाधिक जो विकसित जो हुआ वो सातवाहन काल में हुआ। उसमें भी प्रमुख जो शासक मिलते हैं वो 3 नाम मिलते हैं, एक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, एक यज्ञश्री सातकर्णी और एक शिवश्री सातकर्णी। इन 3 शासकों के समय इसका तीसरा चरण जो था उसका निर्माण हुआ था। सबसे ज़्यादा विकसित भी इसी काल में हुआ था, ठीक है। और चौथे चरण में जो है इक्ष्वाकु रानियों ने इस पर काम करवाया गया था, ठीक है। चौथा चरण चले, जैसे पहला चरण चलेगा 200 बीसी से 100 बीसी, फिर दूसरा चरण चलेगा ईसा पूर्व 100 ईस्वी, ईसा पूर्व 100 से ईस्वी 100 तक, ठीक है। और तीसरा चरण ईस्वी 100 से ईस्वी 200 तक, और चौथा जो चरण चलेगा वो 200 ईस्वी से 250 ईस्वी तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रथम चरण की बात करता हूँ, प्रथम चरण, ठीक है। प्रथम चरण में जो बात होती है उसकी बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ा पेन बदल लेते हैं, फीका पड़ गया है ये। प्रथम चरण में जो हुआ यहाँ पे प्रतीक चिन्ह चित्रण ही हुआ था ना, जो कि हीन यानियों से संबंधित है ना, हीन यानियों से संबंधित, ठीक है, हीन यानियों से संबंधित है। प्रतीक चिन्ह चित्रण ही यहाँ पे हुआ था, हीन यानियों से संबंधित है, एक बात। और इसका जो समय है, समय मैं लिख देता हूँ। प्रथम चरण जो चला ये हमारा 200 बीसी से और 100 बीसी तक ये चला, ठीक है। 200 बीसी से 100 बीसी तक ये है चला था। अब आता है दूसरा चरण, ठीक है। दूसरा चरण जो है उसकी हम बात करें तो दूसरे चरण में प्यारे साथियों प्रतीक चिन्ह के साथ इसमें जो है महात्मा बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई जाने लगी, जो कि महायानियों की विशेषता भी इसमें शामिल हो जाती है। दूसरे चरण की मैं पहले जो टाइम पीरियड है वो लिख देता हूँ, 100 बीसी से 100 एडी, ये ध्यान रखना, कुल 200 वर्ष है ना, कुल 200 वर्ष, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, 100 बीसी से 100 एडी, ठीक है। और इसमें जो है प्रतीक चिन्ह के साथ, प्रतीक चिन्ह के साथ मानवाकार मूर्तियां भी बनाई जाने लगी, भी बनाई जाने लगी, ठीक है। मानवा प्रतीक चिन्ह के साथ मानवाकार मूर्तियां भी बनाई जाने लगी, यह बात भी आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। मानवाकार मूर्तियां महायानियों का प्रतीक है, महायानियों ने ही मानवाकार मूर्तियां बनाई थी, ये बात ध्यान रखनी है। प्रतीक चिन्हों की पूजा हीन यानी करते थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरे चरण की मैं बात कर लेता हूँ। तीसरा जो चरण है, तीसरा चरण, ठीक है। तीसरे चरण में क्या हुआ था, तीसरे चरण का समय मैं लिखूं सबसे पहले तो ये हो जाएगा हमारा 100 एडी से 200 एडी तक, है ना, 100 एडी से 200 एडी तक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ही, इस चरण में ही अमरावती स्तूप का सर्वाधिक विकास हुआ था, ठीक है। सर्वाधिक विकास हुआ, सर्वाधिक जो उत्कृष्टता जो आई थी वो इसी काल में आई थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
कि अमरावती स्तूप में, अमरावती स्तूप में सर्वाधिक उत्कृष्टता इसी समय आई, ठीक है, इसी समय आई, सर्वाधिक उत्कृष्टता जो है इसी समय आई। यह जो काल था वो सातवाहन काल था ना, यह जो काल था वो सातवाहन काल था, और 3 शासक इसमें प्रमुख रूप से काम किया था। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी और शिवश्री सातकर्णी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यह समय सातवाहन काल का था, यह समय सातवाहन काल का था। इस स्तूप के निर्माण में या इसके निर्माण में तीन सातवाहन शासकों का विशेष योगदान रहा। 3 सातवाहन शासकों का विशेष योगदान रहा, ठीक है। तो कौन कौन से थे वो 3, जिसमें मैं यहाँ पे दूं तो पहला जो नाम आएगा यहाँ पे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। मैं थोड़ा सा अलग कलर के पेन से यहाँ पे लिखना चाहूँगा। एक नाम तो आ जाता है हमारा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। दूसरा नाम यहाँ पे लिख सकते हैं हम यज्ञश्री सातकर्णी, और इसी प्रकार तीसरा जो नाम लिख सकते हैं वो है शिवश्री सातकर्णी, ठीक है, शिवश्री सातकर्णी। ये 3 नाम जो हैं यहाँ पे प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण नाम हैं, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम चौथे चरण पे। चौथा जो चरण है उसकी चर्चा हम यही कर लेते हैं। चतुर्थ चरण, ठीक है। चतुर्थ चरण में जो निर्माण हुआ, इसका जो समय था, पहले मैं समय लिखना चाहूँगा, मैं रेड कलर के पेन से लिख रहा हूँ। 200 AD से 250 AD तक, ठीक है, 200 AD से 250 AD तक। AD मतलब एनो डोमिनी, मतलब ईसा बाद का समय, ठीक है, ईसा बाद का समय है। और इस काल में जो है जो निर्माण कार्य हुआ था वो इक्ष्वाकु रानियों के द्वारा हुआ था, और कुछ निर्माण कार्य जो हुआ था वाकाटक वंश के शासकों द्वारा भी किया गया था, ठीक है। वाकाटक वंश आपको पता, विंध्य शक्ति वाला, उनके द्वारा किया गया था। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इक्ष्वाकु रानियों द्वारा निर्माण कार्य हुआ, है ना, वाकाटकों द्वारा भी किया गया, ठीक है। वाकाटक वंश के शासकों द्वारा भी किया गया, ठीक है, वाकाटक वंश के शासकों द्वारा भी किया गया। तो इस प्रकार से ये विद्यार्थियों 4 चरणों में अमरावती स्तूप का निर्माण कार्य जो है वो चला था, और बड़ा ही महत्वपूर्ण था ये, ठीक है। और हुआ कहाँ था? ये हुआ था अमरावती में। अमरावती का प्राचीन नाम जो मिलता है वो धान्यकटक या धरणीकोट मिलता है, मगर अमरावती में धान्यकोट में एक शिव मंदिर था जिसको अमरेश्वर शिव के नाम से जाना जाता था, अमरेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता था, इसलिए उस मंदिर के नाम पर ही इसका नाम अमरावती पड़ गया, ठीक है। इसलिए इसको अमरावती का स्तूप भी कहा जाता है।
तो ये वाली बात और इसकी कुछ यूनिक विशेषताएं हैं वो मैं लिखूंगा अगली स्लाइड पे। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें और मैं इसको जो है मिटा रहा हूँ, फिर हम जो है आगे की बात अगली स्लाइड पे बात करते हैं आगे की, ठीक है। अमरावती स्तूप का निर्माण कार्य पूरा हो गया। मैं इसकी विशेषताओं की रेंज की बात करूंगा अब। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। किताबों में आप उठा के देखोगे ना तो बड़ा ही लोचा कर रखा है, किताबें समझ में नहीं आती, क्योंकि एक व्यवस्थित क्रम किताबों में दिया हुआ है ही नहीं। जैसा कि इतिहासकार को देना चाहिए वो क्रम वहाँ पे है ही नहीं ना, इसलिए जो है हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। चलो, अमरावती स्तूप यही पढ़ रहे हैं। इस प्रकार हम देखो, अब 4 चरण जो नीचे लिखे हैं हमने, उसके ठीक नीचे लिखना कि इस प्रकार उक्त 4 चरणों में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था, ठीक है। इस प्रकार उक्त चारों चरणों में विभिन्न कालों में अमरावती स्तूप का निर्माण कार्य पूरा हुआ, ठीक है। इस प्रकार उक्त चारों चरणों में विभिन्न कालों में अमरावती स्तूप का निर्माण कार्य पूरा हुआ। अमरावती को यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, अमरावती को पहले धान्य कटक या धरणीकोट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। धान्यकोट या धरणीकोट के नाम से इसको जाना जाता था। और इसकी जो विशेषताएं थी वो भी थी, यहाँ पर एक शिव मंदिर था ना, अमरेश्वर महादेव का शिव मंदिर था, इसलिए इसका जो नाम था वो अमरावती पड़ गया, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं कई बार, अमरावती का प्राचीन नाम क्या था, तो धरणीकोट था, है ना। फिर अमरावती क्यों पड़ा, इसका कारण पूछ लेते हैं। तो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, नेट जैसी एग्जाम में खूब पूछते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ पर एक अमरेश्वर शिव मंदिर था। अमरेश्वर शिव मंदिर था। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, अमरावती पड़ा था। इस कारण इसका नाम अमरावती पड़ा था, ठीक है। तो ये सारी बात थी प्यारे साथियों। और अब जो है ये जो स्तूप है ये एक महास्तूप है, ठीक है। इसको महास्तूप या जो है धरणी महाचैत्य भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसको ये चैत्य भी है, स्तूप भी है, दोनों ही है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसको महास्तूप या धरणी स्तूप तथा महाचैत्य या धरणी महाचैत्य भी कहा जाता है। धरणी महाचैत्य भी कहा जाता है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि इसको महास्तूप या महाधरणी चैत्य भी
जो है कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, ये बेसिक बात जो थी इसके निर्माण को लेकर वो मैंने आपको बताई। अब मैं इसकी कुछ यूनिक जो विशेषताएं हैं अन्य स्तूपों के बजाय वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार जो है पूछ ली जाती हैं। तो अमरावती स्तूप की विशेषताएं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अमरावती स्तूप की विशेषताएं। ठीक है, अमरावती स्तूप की विशेषताएं। तो हाँ, ये लीजिए विद्यार्थियों, देखो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं मैं आपको जैसे बोल के बताऊं तो एक तो इसमें जो है अमरावती स्तूप में तोरण द्वार का अभाव है ना, तोरण द्वार नहीं है। तोरण द्वार के बजाय इस पे जो है स्तंभ बनाए गए हैं, है ना। तोरण द्वार के बजाय इस पर स्तंभ बनाए गए हैं। और इसका जो अर्धवृत्ताकार आकार में जो मैंने आपको बताया ना कि एक अंड होता है, वो जो अंड है वो ठोस बनाई गई है, ईंटों से बनाई गई है। ठीक है, इसकी जो अंड है अर्धवृत्ताकार आकृति, मैंने आपको बताया भी था पहले। एक जो स्तूप होता है वो इस प्रकार का आकृति स्तूप की होती है ना, ये इस प्रकार। और वेदिका इसमें है नहीं, वेदिका जो चारों ओर रहती है, मैंने आपको बताया था सांचिक स्तूप में तीन तीन वेदिका बताई थी आपको, इसलिए उसको त्रिवेदी स्तूप कहते हैं, है ना। लेकिन इसमें जो है वेदिका तो है नहीं, वेदिका क्या, तोरण द्वार का इसमें जो है अभाव पाया जाता है, मगर स्तंभ इसमें मिलते हैं, है ना। तोरण द्वार जो यहाँ पे मैंने एक द्वार बनाया था, और इसकी जो ये जो व्यास है ना, ये व्यास 166 फीट का व्यास है और ऊंचाई जो है इसकी 90 फीट की है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं यहाँ पे अलग कलर के पेन से थोड़ा सा दर्शाना चाहूँगा। 166 फीट क्या है, 166 फीट में ये व्यास है ना, ये व्यास कितना है, 166 फीट का है, ये पूरा है ना। और ये जो ऊंचाई आ रही है, ये ऊंचाई जो है ये कितनी है, ये है 90 फीट की। ठीक है, ये ऊंचाई है 90 फीट की और ये जो व्यास है 166 फीट का है। और ये जो केंद्रीय भाग है इसका, केंद्रीय भाग अंदर वाला है ना, ये अंदर वाला, इसके ये अंदर वाला, यहाँ पे मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे ईंटें होती हैं, इस प्रकार से यहाँ पे अवशेष रखे रहते हैं और ये ईंटें होती हैं। और ये क्षेत्र थोड़ा खोखला रहता था, लेकिन इसमें खोखला नहीं है, इसमें पूरे में ईंट ही ईंट है, ईंट ही ईंटों से इसको जो है ठोस बना दिया गया है ना। क्या बना दिया गया है, ईंटों के माध्यम से ठोस, है ना, ईंटों से ठोस बना दिया गया है ना, बना दिया गया है। ठीक है, ईंटों से इसको ठोस बना दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे इसकी जो जो विशेषताएं हैं वो मैंने लगभग यहीं पे लिख दी हैं, और जो बातें हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक तो इसमें जो है तोरण द्वार का अभाव है ना, तोरण द्वार का अभाव है। ठीक है, तोरण द्वार का अभाव है। इसके अलावा स्तंभ हैं, स्तंभ हैं, दो स्तंभ हैं। ठीक है, जिन पर सिंह की मूर्तियां हैं, है ना, मूर्तियां हैं, स्तंभ पर सिंह की मूर्तियां हैं। इसके अलावा इसकी शिलाओं पर जो महाशिलाएं हैं उस पर लेख लिखे गए हैं, जो शिलापट्ट हैं, है ना, महाशिलापट्टों पर, महाशिलापट्टों पर लेख लिखे गए हैं, लेख लिखे गए हैं। ठीक है, लेख लिखे गए हैं। उसके अलावा जो है मैं यहाँ पे आगे बात कर लूँ तो जिसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित घटनाओं का अंकन मिलता है ना, महात्मा बुद्ध से संबंधित घटनाओं का अंकन मिलता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध से संबंधित घटनाओं का अंकन मिलता है।
इसके अलावा मैं बात करूं प्यारे साथियों यहाँ पे, तो यहाँ से आगे की बात मैं करूं तो एक तो जो हाथी का अवक्रांति में जाने का जो चित्र है ना वो भी मिलता है। मैंने आपको महात्मा बुद्ध में बढ़िया तरीके से बताया है महात्मा बुद्ध के जन्म की कहानी, है ना। हाथी का अवक्रांति में जाना वो भी है ना। इसके अलावा जातक कथाओं का अंकन, है ना, जातक कथाओं का अंकन मिलता है, ठीक है। और जो चपात चैत्य है वो भी यहाँ पे मिलता है ना। चपात चैत्य वो भी यही है ना, चपात चैत्य, ठीक है। तो वो लिख सकते हैं चपात चैत्य भी, चपाल चैत्य भी यही है। चपाल चैत्य भी यही है, ठीक है। चपाल चैत्य भी यही है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्यारे साथियों ये था हमारा अमरावती का स्तूप, बड़ा ही महत्वपूर्ण था और हमने इसको बढ़िया तरीके से तैयार किया। आप इसको अच्छे से तैयार करना, पिछले साल के पेपर देखना और क्या सवाल आया है, किस प्रकार से आया है और आगे क्या सवाल बनाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों का एकदम 360 डिग्री अध्ययन करते हुए आगे बढ़ना, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार का सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते कि आप जो है इसको बढ़िया तरीके से तैयार करें, समझें और जो प्रश्न हमारे पेपर में छपेगा उसकी भाषा को समझें और आप बढ़िया तरीके से टिक करें। ये नहीं कि हमने कुछ बात पढ़ी है और वो ही बात यदि हमारे पेपर में आए गलत हो जाए तो वो बड़ा दुख होता है, उसका बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमने पढ़ा भी और गलत हो गया। जब हमने पढ़ा ही नहीं हो तब गलत हो तो एक अलग बात है, उसमें दुख नहीं होता। लेकिन दुख जब होता है जब हमने पढ़ा भी है वो ही गलत हो गया, क्या मतलब फिर, है ना। इसलिए कोई भी काम करो तो उसमें पूरी दिलचस्पी के साथ करो, है ना, और जब दिलचस्पी नहीं है तो बंद करके रख दो, ठीक है। तो इसको आप उतारें। कुछ अन्य स्तूपों की बात मैं कर लेता हूँ, वो भी हैं, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, अन्य स्तूप भी हैं इसके समय के, है ना। अन्य स्तूपों की बात कर लेते हैं। चलिए मैं इसको चलो पूरा ही मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं अन्य स्तूप, है ना। अन्य स्तूप, सॉरी, अन्य स्तूपों में जो है मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो है, चलो हम इस पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अन्य स्तूपों में एक तो है भट्टी प्रोल, है ना, भट्टी प्रोल स्तूप। भट्टी प्रोल स्तूप जो है साथियों ये ईंटों से निर्मित है ना, ईंटों से निर्मित, और महास्तूप ये कहलाता है ना, महास्तूप कहलाता है। क्या कहलाता है? महास्तूप कहलाता है, ठीक है, महास्तूप कहलाता है, ठीक है, महास्तूप कहलाता है भट्टी प्रोल। अलावा जो गुंटपले का स्तूप हो गया, दूसरा है सॉरी ये भट्टी प्रोल स्तूप हो गया। अब हम लिखते हैं गुंटपले का स्तूप, है ना, गुंटपले स्तूप, है ना। गुंटपले स्तूप यह प्राचीन भारत का जो है दक्षिण भारत का प्राचीनतम स्तूप माना जाता है ना। गुंटपले का स्तूप जो है वो दक्षिण भारत का जो है प्राचीनतम स्तूप माना जाता है, ठीक है। तो यह बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, दक्षिण भारत का प्राचीनतम स्तूप, ठीक है, दक्षिण भारत का प्राचीनतम स्तूप, ठीक है। गुंटपले का स्तूप जो है ये दक्षिण भारत का प्राचीनतम स्तूप है। इसके अलावा और जो है घंटसाल है एक, है ना, घंटसाल स्तूप। घंटसाल स्तूप के बारे में कहा जाता है कि जो बोरोबुदूर का स्तूप है वो इससे प्रेरित माना जाता है ना। बोरोबुदूर का स्तूप इससे प्रेरित माना जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बोरोबुदूर
का स्तूप इससे प्रेरित माना जाता है। ठीक है, बोरोबुदूर का जो स्तूप है वो इससे प्रेरित माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख स्तूप थे वो मैंने यहाँ पे लिखे। इसके अलावा एक जगह पेट स्तूप भी है, जगह पेट स्तूप है ना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जगह पेट स्तूप, जगह पेट स्तूप। ठीक है, जगह पेट स्तूप भी है एक, आप ये भी ध्यान रखें, जगह पेट स्तूप हो गया। और जो प्रमुख प्रमुख स्तूप थे इसमें मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, आप बढ़िया तरीके से तैयार करना। और यहाँ से बाहर सवाल नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखना। एक शंकाराम का नाम और आता है, शंकाराम भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, शंकाराम। ठीक है, तो ये हो गए प्यारे साथियों, हमारे सातवाहन कालीन स्तूप कला हमारे यहाँ पे पूरी होती है। और अब अगली क्लास में जो है हम यहाँ पे विहार और चैत्यों की चर्चा करेंगे। ठीक है, आप बढ़िया तरीके से तैयार करना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। चैनल को भी शेयर करते रहिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप ही तो इस चैनल को आगे बढ़ाने वाले हो, मेरा काम तो सिर्फ पढ़ाना है। और यदि मैं भी चैनल को शेयर करने में इसमें जुटा तो फिर आपको इतना बेहतरीन कंटेंट नहीं दे पाऊँगा, है ना। इसलिए अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए कृपया करके चैनल को आगे बढ़ाना, शेयर करना। मैं हर वीडियो में आपसे कहता नहीं हूँ कि चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने का मैंने सबसे अधिक कहा, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आप निभाएं तो निभाएं, नहीं निभाएं तो नहीं निभाएं। ठीक है, धन्यवाद।